हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस मिशन पे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, इस चैनल पे सीटेट के सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर को कराया जा रहा है। हम यहाँ पे इंग्लिश करवाते हैं। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि प्रीवियस ईयर से ही संबंधित था, जो कि इससे पहले बन चुका, अपलोड हो चुका है चैनल पे। आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। पहले ये देख लीजिए। इसमें हम आज दूसरा क्लास लेके आए हैं जो कि सीटेट में प्रीवियस ईयर पे पूछे गए हैं। चलिए इसको करने का कोशिश करते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। आप चलिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना शुरू कीजिए। पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर आंसर देखेंगे। आंसर हम बताएंगे आपको, आप चाहे तो खुद से भी ढूंढ सकते हैं। चलिए, ये इस नंबर पे आप ध्यान में दीजिएगा, क्योंकि हमने आईजीटी क्वेश्चन को उठाया है प्रीवियस ईयर से, इसलिए ये क्वेश्चन आ गया है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अ टीचर ऑफ क्लास 5 wishes to teach a complex language structure from the syllabus। देखिए सिलेबस सी शुड, ये सी है किसके लिए? टीचर के लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 5 क्लास के स्टूडेंट को एक टीचर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज स्ट्रक्चर बनाना चाहती है, ठीक है। एक क्लास है जो कि 5 क्लास है, उसमें एक टीचर है, बच्चों को ये पढ़ाना चाहती है कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज स्ट्रक्चर। तो इसके लिए वो क्या करेगी? देखिए हम ऑप्शन देखते हैं। आस्क स्टूडेंट्स टू मेमोराइज द रूल। सबसे पहले मेमोराइज वाले ऑप्शन को काट देंगे, क्योंकि मेमोराइज वाले हमेशा नेगेटिव होते हैं। चलिए सेकंड देखते हैं। नॉट टीच द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड अवॉइड इट। इसमें क्या रहा है कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को पढ़ाएंगे ही नहीं, उसे छोड़ देंगे, अवॉइड कर देंगे, तो ये भी सही नहीं है, हमें सब कुछ पढ़ाना है। थर्ड में है फोकस ऑन लिसनिंग स्पीकिंग प्रैक्टिस इंस्टीड ऑफ टीचिंग ग्रामर। देखिए ये भी गलत है, क्योंकि हमको ग्रामर पढ़ाना है, स्ट्रक्चर पढ़ाना है, तो हम केवल लिसनिंग पे क्यों फोकस करेंगे, स्पीकिंग पे क्यों फोकस करेंगे? हमें ग्रामर पढ़ाना है, जिसमें बोला ग्रामर को छोड़ देंगे, तो ये गलत बात है। चलिए लास्ट में देखिएगा। यूज अ ग्रामर गेम विथ अ फोकस ऑन दिस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। कह रहा है कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था, इस पे आधारित एक हम गेम करवाएंगे जो ग्रामर से रिलेटेड होगा। तो उस संदर्भ में देखें तो ये ऑप्शन सही लग रहा है, ठीक है। ग्रामर गेम विथ अ फोकस ऑन दिस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। सो द आंसर 4 इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एज पर नॉम चॉम्स्की, ये एक मनोवैज्ञानिक है जो अमेरिका के हैं। उन्होंने एक थ्योरी दिया था, द रोल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD। LAD का मतलब होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। क्या होता है LAD? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। किसके द्वारा दिया गया? नॉम चॉम्स्की। ये कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ सकता है। तो ये LAD जो है वो किस चीज में हेल्प करता है बच्चों को, ठीक है। लर्न सेकेंड लैंग्वेज इजिली, नहीं, गलत है। कम्युनिकेट एक्टिवली इन सेकेंड लैंग्वेज, तो ये भी सेकेंड लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो ये भी सही नहीं होगा। थर्ड है हमारा जनरेट ग्रामर रूल, तो ये सही है ग्रामर रूल। इमिटेट द लैंग्वेज स्पोकन बाय एडल्ट्स, ये भी गलत है। चलिए ये देखते हैं ये सही कैसे है। LAD के अकॉर्डिंग नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं और जितने भी बच्चे अपनी अपनी मातृभाषा को सीखने का कोशिश करते हैं, तो उनके मस्तिष्क में एक डिवाइस लगा हुआ है जिसको हम बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस उनके अपने भाषा को सीखने में, ग्रामर रूल को बनाने में मदद करते हैं, मतलब जनरेट करते हैं ग्रामर रूल को उनके मस्तिष्क में, ठीक है। तो ये थर्ड आंसर यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, हमको ऑप्शन को देख करके समझना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। चलिए पहला देखते हैं। चिल्ड्रेन्स फर्स्ट लैंग्वेज इज अ हर्डल इन लर्निंग इंग्लिश। कह रहा है कि जो बच्चा का पहली भाषा है, मतलब मातृभाषा जो है, उनको इंग्लिश सीखने में मदद नहीं करती है, मतलब बाधा बनती है। तो ये गलत बात है ना। जैसे कोई बच्चा हिंदी जानता है तो उसकी हिंदी इंग्लिश सीखने में बाधा बनती है, ऐसा नहीं है। हिंदी तो सपोर्ट करती है ना इंग्लिश सीखने में। तो ये गलत है कि फर्स्ट लैंग्वेज हर्डल है। इट इज डिफिकल्ट टू टीच इंग्लिश एज दे यूज देयर फर्स्ट लैंग्वेज इन एवरी एस्पेक्ट एंड इग्नोर इंग्लिश। कह रहा है
कि बच्चों को इंग्लिश सिखाना बहुत कठिन है, क्योंकि वो इंग्लिश बोलते ही नहीं है, अपनी मातृभाषा को बोलते हैं, इसलिए हमें इंग्लिश को अवॉइड कर देना चाहिए या इंग्लिश को छोड़ देना चाहिए, नहीं पढ़ाना चाहिए। तो ये गलत है, इंग्लिश पढ़ाना है, इसमें बोल रहा है कि नहीं पढ़ाना है। एज अ टीचर यू वुड लाइक टू गिव अ लिस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे है। जैसे ही आपके स्कूल में कोई बच्चा गया, उसको बहुत सारा वर्ड मीनिंग का लिस्ट आप उसको दे दीजिए, तो ये गलत बात है। बच्चा डर जाएगा ना, वो वर्ड का लिस्ट देख के सोचेगा वो याद करना पड़ेगा, बोझ लगेगा उसको, तो वो नहीं करेगा। इसलिए ये भी काम नहीं करना है। तो हमको करना क्या है, चिल्ड्रेन कम टू स्कूल विथ अ ट्रेजर। ट्रेजर मतलब होता है खजाना, ऑफ एक्सपीरियंस मतलब उनके पास अनुभव का खजाना होता है, एंड देयर मदर टंग, ये देयर बच्चे के लिए, स्टूडेंट के लिए, एंड देयर मदर टंग एक्ट, उनकी जो मातृभाषा होती है वो एक्ट करती है किस तरह से, एक तरह से रिसोर्स की तरह इन लर्निंग इंग्लिश। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ठीक से समझाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है कि बच्चे बहुत सारे अनुभव को लेकर स्कूल में आते हैं और उनकी जो मातृभाषा होती है उनको इंग्लिश सीखने में मदद करती है, खजाना की तरह काम करती है, जो कि सही है। ट्रेजर मतलब खजाना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 सही हुआ, ठीक है। तो ये तीनों गलत था, जो कि हमने समझा दिया है, 4 यहाँ पे सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। द स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स कंबाइन टू फॉर्म फ्रेजेस कंबाइन टू फॉर्म क्लॉजेस एंड क्लॉजेस ज्वाइन टू मेक सेंटेंसेस इन इज नोन एज। देखिए इसको फिर से करते हैं। कह रहा है कि द स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स कंबाइन टू फॉर्म फ्रेजेस, कह रहा है कि किस तरह से जो वर्ड है फ्रेज बनता है, जो फ्रेज कंबाइन होकर फॉर्म करता है क्लोज को, एंड क्लॉजेस ज्वाइन होकर के बनाता है सेंटेंस को। इस चीज को क्या कहते हैं? तो हम इससे पहले वाली क्लास में बता चुके हैं, एक होता है सिमेंटिक्स और एक होता है सिंटेक्स, ठीक है। तो सिंटेक्स में हमेशा ग्रामर से रिलेटेड चीजों को लेते हैं। ग्रामर स्ट्रक्चर फिर फॉर्म फिर क्लॉज फिर फ्रेज, इन सब चीजों को हम सिंटेक्स में लेते हैं। तो आपको क्या होगा, यहाँ फॉर्म भी है, फ्रेज भी है, क्लॉज भी है, तो उसके साथ चलेंगे हम सिंटेक्स के साथ। अच्छा, सिमेंटिक्स कब होगा? हमने इससे पहले वाले क्लास में बताया था, जब कभी भी मीनिंग से रिलेटेड बात आए, मीनिंग केवल मीनिंग ही रहेगा, इस क्वेश्चन में केवल मीनिंग रहेगा, ये फ्रेज फॉर्म ये क्लॉज वगैरह नहीं रहेगा, तो हम जाएंगे सिमेंटिक्स के साथ, ठीक है। लेकिन इसमें क्या दिया है, फॉर्म दिया है, फ्रेज दिया है, क्लॉज दिया है, तो सिंटेक्स हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। जब कभी भी मीनिंग देगा तो सिमेंटिक्स होगा, क्योंकि सिमेंटिक्स में एम है, इसलिए हम एम से मीनिंग याद रखते हैं, ट्रिक बनाएंगे, ठीक है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सिंटेक्स, ठीक है। फॉर्म है, फ्रेज है, क्लॉज है, ये सब चीज को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज हैज डैश कंसोनेंट साउंड। चलिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इंग्लिश में 26 अल्फाबेट होते हैं, ठीक है। अगर हम अल्फाबेट की बात करें तो ये होते हैं 26 अल्फाबेट होते हैं, जो 2 भागों में बटे होते हैं। एक होता है वोवेल और एक होता है कॉन्सोनेंट। देखिए आप लोग बचपन से पढ़े होंगे, there are 26 alphabet in English, sorry there are 26 letters in English language। लेटर कोई अल्फाबेट ही बोलते हैं, कोई बात नहीं है। चलिए तो ये 26 कैसे कैसे हैं, वोवेल में 5 है और कॉन्सोनेंट में 21 है, ऐसा तो आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन ये क्वेश्चन हमें अल्फाबेट के बारे में नहीं पूछ रहा है हमसे, ये पूछ रहा है साउंड के बारे में। साउंड अलग ही होती है दोस्तों, और अल्फाबेट अलग ही होते हैं। इंग्लिश में केवल 26 अल्फाबेट है, जिसको हम लेटर्स भी बोलते हैं, जिसमें से 5 वोवेल है और 21 कॉन्सोनेंट है। लेकिन साउंड कुछ और चीज होता है, साउंड की संख्या अल्फाबेट की संख्या से ज्यादा होती है, और सीटेट कभी भी अल्फाबेट नहीं साउंड पूछता है। तो चलिए साउंड के बारे में हम लोग बात करते हैं। कितने साउंड होते हैं? There are 44 sounds in English language, और ये भी फिर 2 भागों में बटा होता है, 20 and 24। ये दोनों मिल जाएंगे तो 44 हो जाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 44 हो जाएंगे। तो 20 हो जाएगा हमारा वोवेल और 24 हो जाएगा हमारा कॉन्सोनेंट।
नेम्ड, ठीक है। वॉवेल और कॉन्सोनेंट, देखिए वॉवेल वहां भी कम है, यहाँ भी कम है, ठीक से याद रखेंगे कि वहां 5 वॉवेल है तो यहाँ 20 है, 24 तो होगा नहीं क्योंकि 24 ज्यादा है 20 से, इसलिए 24 कॉन्सोनेंट हो जाएगा, दोनों मिलाएंगे तो 44 आएगा, वो साउंड हो जाएगा। ये भी ये साउंड है, ये लेटर नहीं, ये साउंड है, वॉवेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। फिर फर्दर इसको दो भागों में बांटते हैं हम लोग, इस 20 को दो भागों में बांटते हैं, एक मिनट देखिएगा, इसको दो भागों में बांटते हैं। एक होता है 8 जिसको हम डिप्थॉन्ग बोलते हैं, और इसी 20 में से निकलता है 8 और 12 जिसको हम मोनोफथॉन्ग बोलते हैं, इसको मोनोफथॉन्ग और इसको डिप्थॉन्ग बोलते हैं। इसको याद रखिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आप लोग खुद बताइए, क्या पूछा है, कॉन्सोनेंट साउंड। देखिए कॉन्सोनेंट साउंड कितना है, तो 24 है, सो द आंसर इज 24। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और ये पूछता है सीटेट में बार बार, पेपर 1 में तो खास करके बहुत ज्यादा पूछता है, इसलिए आपको इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इसको हम शॉर्ट में NCFB कहते हैं। NCF 2005 के अकॉर्डिंग इंग्लिश इन इंडिया इज डैश इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री। कह रहा है कि इंडिया एक बहुभाषी देश है, इसमें इंग्लिश कैसा है, कैसे काम करता है, किस रूप में, क्या ये फर्स्ट लैंग्वेज है? ऑफ कोर्स इंग्लिश इज नॉट फर्स्ट लैंग्वेज इन इंडिया, तो ये गलत हो गया। फॉरेन लैंग्वेज हो सकता है, लेकिन एनसीएफ के अकॉर्डिंग हमको बताना है, तो एनसीएफ हमेशा इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज की दर्जा देता है, तो इसको याद कर लेना है। एनसीएफ हमेशा ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश को बताता है, इसलिए सी यहाँ पे सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। A teacher divides the class in small groups. एक टीचर है, बच्चों को स्मॉल ग्रुप में डिवाइड करती है, या तो 2 लोगों में या 4 लोगों में, 3, 5 या 6 लोगों में बच्चों को डिवाइड करना, इसको ग्रुप में डिवाइड करना कहलाता है। एंड आस्क देम, ये देम बच्चों के लिए है, जो ग्रुप बना है उनके लिए, उनको बोलती है टू डिस्कस एंड प्रेजेंट देयर व्यूज। आप लोग डिस्कस कीजिए और अपने व्यूज को प्रेजेंट कीजिए। किस चीज पे, कौन सा व्यू है, सेव इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को कैसे सेव करना है, इस पे अपना व्यूज दीजिए। स्टूडेंट्स आर फ्री टू प्लान एंड प्रेजेंट देयर चॉइस। जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने चॉइस को प्रेजेंट करने के लिए फ्री है, वो अपने मन से चॉइस बना सकते हैं और अपने मन से प्रेजेंट कर सकते हैं उसको। एंड और क्रिएटिवली, हाँ अपने मन से भी कर सकते हैं और क्रिएटिवली कर सकते हैं, ठीक है। द टीचर इज फैसिलिटेटिंग, अच्छा फैसिलिटेटिंग मतलब क्या होता है, मदद करना। टीचर वहां पे है और वो मदद कर रही है बच्चों को उनके काम में। एज एंड व्हेन, जब कभी भी उनको जरूरत हो पाई, जरूरत पड़ रही है, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब कभी भी बच्चों को जरूरत है टीचर मदद कर रही है, ठीक है। विच अप्रोच या मेथड इज फॉलोड इन द क्लास, तो इस क्लास में कौन सा अप्रोच या कौन सा मेथड फॉलो किया जा रहा है टीचर के द्वारा। चलिए हम इस चीज पे ध्यान देंगे। ये क्या है, सेव इन्वायरमेंट, और कैसे काम कर रहा है बच्चा, खुद के चॉइस से कर रहा है, खुद से प्रेजेंट कर रहा है और क्रिएटिवली कर रहा है, मतलब बालक करके देख रहा है, करके सीख रहा है, खुद सोचने के लिए फ्री है, स्वतंत्र है। तो जब कभी भी ऐसी बात होती है तो हम ऐसे क्लासरूम को कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कहते हैं, ऐसे अप्रोच को कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कहते हैं। ये आसान था, बस थोड़ा सा तर्क लगाना था कि फ्री है, बच्चे अपने चॉइस से काम करते हैं, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट हो जाएगा। और क्रिएटिविटी हमेशा कंस्ट्रक्टिविस्ट का ही पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा इसको, पढ़िएगा अच्छे से। कह रहा है कि एक टीचर है जो कि क्लास 4 में brought some interesting books and distributed them among the students। एक टीचर है क्लास 4 में कुछ बुक्स लाते हैं वो और बच्चों में उन किताबों को बांटते हैं, ठीक है। Then तब she said, तब वो बोलती है today let's have fun and read these books for our pleasure। वो बोलती है कि चलिए आज हम लोग इन किताबों को प्लीजर के लिए, मजे के लिए, एंजॉयमेंट के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। दिस रीडिंग इज कॉल्ड, ऐसे रीडिंग को क्या कहते हैं, जब कभी भी हम किसी मैगजीन को, किसी बुक को, किसी भी चीज को मजे के लिए, एंजॉयमेंट के लिए पढ़ते हैं, प्लीजर के लिए पढ़ते हैं, ये प्लीजर वर्ड पे ध्यान देना है, तो इसके लिए होता है एक्सटेंसिव रीडिंग। इसको रट लेना है, ठीक है, इसको याद कर लेना है। एक्सटेंसिव रीडिंग किस चीज के लिए होता है, प्लीजर के लिए होता है, तो इसको याद कर लेना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, A 2.5 year old child, एक बच्चा है जो कि 2.5 साल का है, ठीक है, picks up his siblings book and looking at the pictures, वो अपने भाई बहन का बुक ले लेता है जो बच्चा है 2.5 साल का, और उसके पिक्चर को देखता है, ठीक है, लुक्स एंड सिबलिंग्स बुक्स एंड लुकिंग एट द पिक्चर, वो पिक्चर पे देखता है और स्टोरी बनाता है। पिक्चर देख देख के बच्चे कभी कभी स्टोरी बनाते हैं, तो वही ये काम ये लड़का कर रहा है जो 2.5 साल का है। तो द चाइल्ड इज, तो ये चाइल्ड कैसा है, कैसा है, इमर्जेंट राइटर है, इमर्जेंट स्टूडेंट है, इमर्जेंट रीडर है, या फिर इमर्जेंट स्टोरी राइटर है। देखिए इसके लिए पहले हम ये देखेंगे कि बच्चा कर क्या रहा है। देखिए तो बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, अपने भाई बहन का बुक ले रहा है और उसको देख रहा है और एक स्टोरी बनाने का कोशिश कर रहा है, एक स्टोरी बोलने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो जब कभी भी कोई स्टोरी बना रहा है तो राइटर नहीं हो सकता, राइटर तो वो होगा ना जो लिखेगा, ये बोलने का कोशिश कर रहा है, तो ये इमर्जेंट स्टूडेंट नहीं होगा, ये इमर्जेंट रीडर होगा, क्योंकि पिक्चर देखकर कुछ कहानी बनाना भी एक तरह से पढ़ना ही होता है, पिक्चर देख के समझना पढ़ना होता है, ठीक है, पिक्चर रीडिंग बोलते हैं उसको। तो ये हो जाएगा वाला जो 2.5 साल का है वो क्या है, इमर्जेंट रीडर है, ठीक है। अगर वो कुछ लिखने लगता, अगर वो पेन उठाकर लिखने लगता तो उसके लिए आंसर हो जाता इमर्जेंट राइटर। ऐसा भी सवाल आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अ टीचर ऑफ क्लास 3, एक टीचर है जो क्लास 3 में है, फाइंड दैट सम स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट मोर क्लियरली व्हेन शी एक्सप्लेन्ड देम ओरली। एक टीचर है और उनको ये पता चलता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सुन के आसानी से कंसेप्ट को समझ पाते हैं, सुन करके, मतलब एक बच्चा ऐसा है जिसको अगर हम अच्छे से ओरली बताएं, बोल बोल के बताएं, तो वो चीजों को आसानी से सीख जाता है। तो देयर लर्निंग स्टाइल इज, ये देयर बच्चों के लिए है, तो उन बच्चों का जो सुन के अच्छे से समझते हैं, तो उनकी जो लर्निंग स्टाइल है वो क्या है, वो ऑडिटरी है, वो विजुअल है, वो काइनेस्थेटिक है या एस्थेटिक है। देखिए ऑडिटरी सुनने से संबंधित होता है, ये ऑडिटरी साउंड से संबंधित है, ठीक है, साउंड से संबंधित। ये विजुअल क्या है, देखने से, ये देखने से संबंधित है, और काइनेस्थेटिक क्या है, ये एक्टिविटी संबंधित है, एक्टिविटी संबंधित है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, ओरली मतलब बोलना, बोलेगा टीचर, सुनेगा कौन, बच्चा, बच्चा सुन रहा है, बच्चा कौन स्टाइल से पढ़ रहा है, सुन के पढ़ रहा है, तो उसका क्या कौन सा स्टाइल जाएगा पढ़ने का, ऑडिटरी। मतलब ऐसे बच्चे सुन करके अच्छे से पढ़ते हैं, मतलब सुन के उनको याद होता है, ठीक है। अब जिनको देख के याद होगा उनके लिए विजुअल होगा, जो एक्टिविटी करके चीजों को समझेंगे अच्छे से उसके लिए काइनेस्थेटिक बोलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑडिटरी, क्योंकि बच्चा सुन करके अच्छे से सीख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है मेरा, तो ये प्योर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप इसको कर लेंगे तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको दिमाग ये एग्जाम में देखने को मिलेगा और दिमाग में सेट रहेगा कि हमें कैसे आंसर को सॉल्व करना है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन तो दबा लेते होंगे आप लोग। उसके बाद क्या है, आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है हम लोग को, क्वेश्चन पढ़िएगा सही से, फिर देखते हैं इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन, a teacher ask the students to read the text for information। एक टीचर है बच्चों को बोलता है कि आप इंफॉर्मेशन के लिए किसी टेक्स्ट को पढ़िए। टेक्स्ट मतलब कुछ भी हो सकता है, बुक हो सकता है, न्यूज़पेपर हो सकता है, कोई मैगजीन हो सकता है, या फिर कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ है, दैट इज टेक्स्ट। तो इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए एक टीचर बच्चों को पढ़ने के लिए बोलता है एंड क्रिएट देयर ओन इंटरप्रिटेशन, और बोलता है कि आप अपनी अवधारणा खुद से बनाइए, बच्चों को खुद से अपनी अवधारणा बनाने के लिए बोलता है। बियॉन्ड द लिटरल लेवल, जो भी चीजें बुक में लिखा हुआ है, टेक्स्ट में लिखा हुआ है, उसके अलावा आपको कुछ अनुमान लगाना है, ठीक है। विच सब स्किल इज सी प्रैक्टिसिंग इन द क्लास। तो पूछ रहा है कि वो जो टीचर है इस तरीके से
कौन सा स्किल इस्तेमाल कर रही है। देखिए जब कभी भी बुक में कुछ लिखा होता है, जैसे हम अगर हम पोएम की बात करें तो पोएम में जो भी लिखा होता है उसके अलावे मीनिंग बहुत सारा चीज निकलता है पोएम में से। पोएम में एज इट इज जो चीजें लिखा रहता है उसका मीनिंग बदल जाता है। अगर टीचर पढ़ाते हैं तो हमको पता चलता है कि मीनिंग के अलावा और भी कुछ बताया जा रहा है। तो वही टीचर बोल रही है बच्चों को कि जो भी लिखा हुआ है उसके इतर, उसके अलावा क्या क्या चीज हो सकता है, क्या क्या सेंस बन सकता है, इस चीज को आपको समझना है और बताना है, नहीं इंटरप्रिटेशन बियॉन्ड द लिटरल मीनिंग, जो लिटरल मीनिंग है उसके अलावा आपको समझना है। तो वो उसके लिए हमेशा आंसर होता है इनफेरिंग। इनफेरिंग मतलब होता है अनुमान लगाना, ठीक है, इसको लिख देते हैं ठीक से। इनफेरिंग मतलब होता है बच्चे अनुमान लगाना, अनुमान लगाना मतलब बच्चों को अनुमान लगाने के लिए टीचर प्रोत्साहित कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो आंसर इज 3। स्टोरी टेलिंग एंड लिसनिंग टू स्टोरीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल बिकॉज स्टोरीज, देखिए स्टोरीज के बारे में पूछा है कि स्टोरी टेलिंग करना, बच्चों को स्टोरी सुनाना और बच्चों से स्टोरी सुनना किस तरह से, ये स्टोरी किस तरह से मदद करता है, ठीक है। तो ये स्टोरी कैसे मदद करेगा, हेल्प टू टीच एंड लर्न न्यू एंड डिफिकल्ट वर्ड, नहीं केवल वर्ड सीखने के लिए हम स्कूल नहीं जाते हैं। ये कह रहा है कि केवल वर्ड सीखने के लिए हमें ये स्टोरी मदद करता है, तो ये गलत है। यूज मेनी स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्रामर एंड हेल्प चिल्ड्रेन टू लर्न देम, कह रहा है कि स्टोरी हमें बहुत सारे ग्रामर के स्ट्रक्चर सीखने में मदद करता है, तो ये भी गलत है। प्रेजेंट लैंग्वेज एज अ होल, चलिए इसको देखते हैं। हेल्प द टीचर टू मेंटेन क्लासरूम डिसिप्लिन, ये सबसे ज्यादा नेगेटिव है। कभी भी क्लासरूम डिसिप्लिन आता है दोस्तों तो इसको हम नेगेटिव टैग वर्ड समझते हैं और इसको सबसे पहले गलत करते हैं, ठीक है। तो क्लासरूम में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन आना सही नहीं है, ठीक है। क्लासरूम को हमें फ्री बनाना है, फ्रीडम देना है बच्चों को कि वो अपनी मन की बातों को टीचर के सामने और दूसरे बच्चों के सामने रख सके और स्वतंत्र रूप से पढ़ाई कर सके, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, प्रेजेंट लैंग्वेज एज अ होल। अच्छा, स्टोरी के लिए हम ऐसा कैसे कह रहे हैं कि ये लैंग्वेज को एज अ होल प्रेजेंट करेगा, क्यों, क्योंकि स्टोरी में बालक बोलता भी है, सुनता भी है और बात विवाद भी करता है। तो बोलने का भी काम हो रहा है, सुनने का भी काम हो रहा है और स्टोरी कभी कभी बालक लिखता भी है, ठीक है, और पढ़ता भी है, इसलिए एज अ होल समझते हैं स्टोरी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट देखते हैं। Before starting a new chapter on the honest wood cutter, कह रहा है कि एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, उस चैप्टर का नाम है ऑनेस्ट वुड कटर, जिसको हम बोलते हैं ईमानदार लकड़हारा। हम लोगों ने पढ़ा था बचपन में। द टीचर स्टार्टेड अ डिस्कशन, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले टीचर एक डिस्कशन करती है क्लास में, किसके साथ, स्टूडेंट्स के साथ। किस चीज पे डिस्कशन हो रहा है, ऑनेस्टी पे, ईमानदारी पे डिस्कशन हो रहा है। अभी चैप्टर शुरू नहीं हुआ है, चैप्टर का नाम क्या है, ऑनेस्ट वुड कटर, और ये चैप्टर शुरू होने से पहले ही ऑनेस्टी पे बात चल रहा है क्लास में, बच्चे और टीचर आपस में बात कर रहे हैं। व्हाट इज द टीचर ट्राइंग टू अचीव विद दिस एक्टिविटी, तो इस एक्टिविटी से टीचर क्या ट्राई करना चाहता है, क्या अचीव करना चाहता है, क्या उद्देश्य है उसका, ठीक है। तो एक्टिवेट स्टूडेंट्स अटेंशन, सही है, सही लग रहा है। अगर देखते हैं एक्टिवेट स्टूडेंट्स स्किल, ये गलत है। एक्टिवेट स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज, ये सही है। असेस स्टूडेंट्स लेवल ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स यूजेज, अभी तो टीचर इस चैप्टर को पढ़ाई भी नहीं है, तो असेसमेंट वाली कोई बात इसमें नहीं आती है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये सही है, लेकिन इससे ज्यादा सही ये है क्योंकि इसमें बच्चों को प्रीवियस ईयर से जोड़ा जा रहा है। प्रीवियस ईयर के, सॉरी प्रीवियस ईयर नहीं, ये प्रीवियस नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज से बच्चों को जोड़ा जा रहा है, तो ये सही है। कभी भी प्रीवियस ईयर से नए चैप्टर को जोड़ना सबसे अच्छा माना जाता है, ताकि बच्चे इंटरेस्ट के साथ उस चैप्टर को पढ़ने में मन लगाकर पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A child got admission to a new स्कूल, एक बच्चा है जो एक नए स्कूल में एडमिशन मिला है उसको, ठीक ना, एक नए स्कूल में उसको एडमिशन मिला है। द टीचर वाज सरप्राइज, तो उस स्कूल के जो टीचर है वो आश्चर्यचकित हो गई टू सी दैट, यह देखकर कि सी वुड स्पीक 4 लैंग्वेज, ये जो लड़की है, ये जो बच्चा है, ये लड़की है कि ये 4 भाषा बोल सकती है,
फ्लुएंटली, वो भी पूरे फ्लुएंसी के साथ, ठीक है। बट कुड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, लेकिन वो इंग्लिश नहीं बोल सकती है। तो सी इज, ये सी किसके लिए है, ये सी है स्टूडेंट के लिए जो 4 भाषा बोल रही है और इसका अभी नया नया किसी नए स्कूल में एडमिशन हुआ है और वहाँ की टीचर इस बच्ची को देखकर आश्चर्यचकित हो रही है, ये बच्चा तो 4 भाषा बोल रही है लेकिन इसको इंग्लिश नहीं आता है। तो इस सेंस में इस बच्चे के बारे में जो 4 भाषा जानती है उसके बारे में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आई थिंक आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। देखिए, जब कभी भी कोई व्यक्ति 2 या 2 से ज्यादा भाषा जानता है तो उसको हम मल्टीलिंगुअलिज्म बोलते हैं। जब कोई सिर्फ 2 भाषा जानता है तो बाइलिंगुअल बोलते हैं, 2 भाषा, ओनली 2 लैंग्वेज, ठीक। नो, जो सिर्फ 2 ही भाषा जानता है उसको हम बाइलिंगुअल बोलते हैं। जो 2 से ज्यादा, 3, 4, 5 या उससे जितना भी ज्यादा हो तो उसको हम बोलते हैं मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज। तो यही लड़की, यही ये क्वेश्चन में क्या कह रहा था, ये जो लड़की है 4 भाषा को जानती है, देखिए 4 लैंग्वेज, तो मल्टीलिंगुअलिज्म इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन, पढ़िएगा इसको। अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5, एक क्लास 5 की स्टूडेंट है, while रीडिंग अ चैप्टर, एक चैप्टर पढ़ रही है, फाइंड सम डिफिकल्ट एंड अनफैमिलियर वर्ड्स एंड इज नॉट एबल टू गेट द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स ही शुड। फिर से इसको करते हैं। A student of class 5 while reading a chapter, एक क्लास 5 की स्टूडेंट है, वो चैप्टर पढ़ रही है, फाइंड कर रही है सम डिफिकल्ट, कुछ डिफिकल्ट वर्ड मिल रहा है और अनफैमिलियर वर्ड मिल रहा है जिसको वो नहीं जानता है, नहीं जानती है, ठीक है। एंड इज नॉट एबल टू गेट द मीनिंग, और उसको मीनिंग भी नहीं मिल रहा है ऑफ दोज वर्ड्स, उस वर्ड्स का। तो सी शुड, उसको क्या करना चाहिए। देखिए सिंपल सा बात है कि कोई स्टूडेंट है, वो किताब पढ़ रहा है, ठीक है, और उसको नए नए वर्ड मिल रहे हैं जो कि वो नहीं जानता है और उसका मीनिंग उसको नहीं पता है, तो उसको क्या करना चाहिए। एज आस्क द टीचर, टीचर से पूछना चाहिए, मतलब उस बच्चे को जिसको ये वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, टीचर से पूछना चाहिए, ठीक है। इग्नोर और स्किप द वर्ड एंड कीप रीडिंग, गलत बात है। इग्नोर नहीं करना है, हमें वर्ड का मतलब जानना है, भले ही अनुमान लगाएंगे लेकिन जाने का अनुमान लगाकर। देखिए गेज द मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट, ये सही है। जिस भी संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं टेक्स्ट को, उस संदर्भ में हम मीनिंग गेस करेंगे, ये बहुत ज्यादा सही है। इसको हम इन्फरिंग भी बोलते हैं, अनुमान लगाना भी बोलते हैं हिंदी में, तो ये सही है। आस्क हिज क्लासमेट एवरी टाइम टू हेल्प, हमेशा अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को बोलना कि तुम मेरी मदद कर दो, मदद कर दो, सही नहीं। आप कितना बार पूछेगा किसी से, फिर वो अगला लगाना नहीं चाहेगा, बार बार परेशान कीजिएगा, तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। हमेशा टीचर से पूछे, ये भी गलत है। और इग्नोर करना तो है ही नहीं, तो हम गेस कर लेंगे कि मीनिंग क्या है, कंटेक्स्ट में क्या मीनिंग निकल रहा है, ये गेस कर लेंगे। बाद में फिर हम इसका वेरीफाई कर लेंगे, टीचर से पूछ लेंगे, डिक्शनरी में देख लेंगे या गूगल वगैरह से खोज करके हम इसका मीनिंग निकाल लेंगे। लेकिन जब पढ़ रहे हैं उस समय कम से कम गेस करके हम अनुमान लगा सकते हैं संदर्भ के अकॉर्डिंग। तो ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। आपको मेरा काम कैसा लग रहा है बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिए जितना हो सके। और लगातार देखते रहिए वीडियो, इस चैनल पे सब सब्जेक्ट से रिलेटेड, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, एग्जाम से पहले तक सारा वीडियो आएगा। आप लोग देखेंगे तो बहुत अच्छा मार्क्स आपका आ सकता है। ठीक है, धन्यवाद।